आज का टॉपिक था एक लॉन्ग ऐसे लिखना था 1000 शब्दों में, दूसरा ऐसे आपको 500 वर्ड में लिखना था और एक प्रतिवेदन लिखना था। टोटल समय होता है आपका 1 घंटा 45 मिनट का होता है, लेकिन हमने आज दिया था आपको 2 घंटे का टाइम। ठीक है, वहाँ पर अपन को 1 घंटा 45 मिनट में ही लिखना है, क्योंकि 15 मिनट का जो एक क्वेश्चन और रहेगा उसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं, एक ड्राफ्टिंग राइटिंग का, एक प्रतिवेदन लेखन का। ठीक है, तो यहाँ पर पहले अपन एक उठा लेते हैं कि प्रतिवेदन अपन को कैसे किया है। आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि प्रतिवेदन कैसे लिखना है। तो क्वेश्चन था उसमें कि आप अपने आप को खजुराहो अनुभागीय अधिकारी मानते हुए हाल ही में खजुराहो में हुई जो संस्कृति की जो बैठक, संस्कृति G20 संस्कृति समूह की बैठक हुई है, उस पर प्रतिवेदन लिखना था। ठीक है, तो इसको अपन शुरुआत वही बताएंगे कि अपन पहले ऊपर डाल देंगे क्या प्रतिवेदन, ऊपर लिख दिया। यहाँ पर अपन ने दिनांक लिख दिया, कब से है, कब हुआ था, 22 से 25 फरवरी, कॉमा लगेगा यहाँ पर 2023। ठीक, स्थान कहाँ पर था, खजुराहो। ठीक, अब यहाँ पे अपन को लिख देना था विषय। विषय क्या था इसका, विषय था G20 सांस्कृतिक समूह की बैठक की समीक्षा बाबत, या G20 संस्कृति समूह की बैठक संबंधी या बाबत। ठीक, अपन यहाँ पे विषय लिख देते, फिर यहाँ पे लिखना था अध्ययनकर्ता। तो यहां पे क्या लिखते, अ व स अनुभागीय अधिकारी। ठीक है, अनुभागीय अधिकारी खजुराहो, खजुराहो मध्य प्रदेश। ठीक, अध्ययनकर्ता हो गया। अब इसके बाद समय अवधि कितनी दे दें, 2 माह, 1 माह, 1 माह के भीतर। फिर साक्ष्य स्रोत, स्रोत में क्या लिखेंगे, दैनिक समाचार पत्र, सांस्कृतिक मंत्रालय की वेबसाइट, मंत्रालय की रिपोर्ट, विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट। विदेश मंत्रालय भी तो रहेगा ना इसमें, से प्राप्त जानकारी इत्यादि। ठीक है, अपन ने ये लिख लिया। अब इसके और PIB रिपोर्ट, PIB रिपोर्ट हमने जो देखा है अभी PIB रिपोर्ट से ही देखा था उसमें। ठीक, उसमें अमृत महोत्सव के बारे में उसी के उस पर दिया है, अभी मैं भेज दूंगा। ठीक, ये हो गया। हाँ, डेट देखो, अगर आपको याद ना हो, जैसे कि अगर डेट नहीं है तो वहां पर डेट डैश 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 करके खाली छोड़ दो, गलत नहीं लिखना है लेकिन। ठीक, या अपन इतना ही लिख देंगे, अगर आपको पता नहीं है कि 22 से 25 तो फरवरी 2023 लिख सकते हैं, अगर मंथ आपको पता है। अगर कुछ भी पता नहीं है तो आप क्या कर दो, डैश डैश करके खाली छोड़ दो। ठीक, इतना हो गया। फिर आपने क्या किया, स्रोत हो गए। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, पृष्ठभूमि।
पृष्ठभूमि में क्या लिखेंगे? पृष्ठभूमि में कि G20 जो सम्मेलन है, G20 सम्मेलन है विकासशील और विकसित देशों का सम्मेलन है, सॉरी G20 संगठन है वो विकसित और विकासशील देशों का संगठन है। इसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है और 1999 में इसका गठन हुआ था। साथ ही में इसमें क्या लिख देंगे कि इसकी विश्व की जो लगभग 65% जनसंख्या और 85% GDP इससे संबंधित है और वैश्विक स्तर पर वैश्विक मंदी, आर्थिक समन्वय तथा सांस्कृतिक समन्वय स्थापित करने एवं सांस्कृतिक विकास करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये अपने पृष्ठभूमि। और यानी जो 16वां जो सम्मेलन हुआ है वो अभी इंडोनेशिया में 2022 में हुआ था दिसंबर में, और तभी भारत को दिसंबर 2022 से भारत को नेतृत्व करने का सौंपी गई और जो 23 तक रहेगी। ठीक है, और इसके तहत लगभग भारत में 200 बैठकें होनी हैं, जिसमें से संस्कृति पर यानी G20 संस्कृति समूह की बैठक 4 होनी है। जो पहली बैठक खजुराहो में हुई है और जो नेक्स्ट होगी भुवनेश्वर और हम्पी और एक और अदर किसी स्थान पर होगी। ठीक है जी, अपन ने इसने लिख दिया। अब फिर लिखेंगे अब विवरण में। अब पृष्ठभूमि अपनी खत्म हो गई, अब विवरण में क्या लिखेंगे कि 22 फरवरी को, ठीक है 22 लिखना नहीं है, अपन समझ लो क्योंकि अपने विचार नहीं यानी खुद आना चाहिए ना। 22 फरवरी को शाम को यहाँ पे लगभग G20 के 135 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया और रंगारंग कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम से इसकी शुरुआत हुई, जिसमें सर्वप्रथम मध्य प्रदेश का गान यानी जो मध्य प्रदेश का गान है उसका यानी गाया गया और साथ ही में भारत का जनगण मन और वंदे मातरम वगैरह का इसका वो हुआ यानी वो गाया गया। इसके बाद जो सभी जो प्रतिनिधि थे जो G20 के देशों से विभिन्न देशों से आए थे तो उनको पगड़ी जो भारतीय संस्कृति है तो उस जो पगड़ी बांधने की जो संस्कृति है उसको पगड़ी बांधकर सभी को सम्मानित किया गया है, सभी का सम्मान यानी स्टेज पर सम्मानित किया गया है। इसके बाद खजुराहो नृत्य यानी जो हमारे यहाँ के जनजाति नृत्य महोत्सव वगैरह जनजाति नृत्य जैसे उसमें अपन जनजाति का कोई नृत्य दे दो जैसे कर्मा नृत्य वगैरह यानी भगोरिया नृत्य, इन प्रकार की जो प्रस्तुति हुई। ठीक है, दीप जलाया गया, सरस्वती की वंदना की गई। जे प्रारंभ में लिखेंगे कि सरस्वती की वंदना की गई, इसके बाद जे की गए। तो इस प्रकार से हम सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। इसके बाद इस पर विचार किया गया है कि हम संस्कृति के क्षेत्र में आज जो वर्तमान में संस्कृति जो जितने चाहे विकासशील देश हों चाहे विकसित देश हों उनकी संस्कृति में क्या बदलाव आ रहे हैं और क्या यानी क्या होना चाहिए। तो कोई भी देश की जो संस्कृति होती है वो उनकी मूल धरा से यानी मूल देश से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं आज वर्तमान में बदलाव आ रहे हैं तो उनके जो मूल्य हैं उनको पुनः स्थापित किया जाए। ठीक, जो उनके जो मूल्य थे जैसे भारतीय संस्कृति का मूल्य है निरंतरता है, वासुदेव कुटुंबकम। तो इसकी जो G20 बैठक की ही मुख्य थीम है वासुदेव कुटुंबकम, एक धरा क्या क्या है, एक परिवार एक परिवार एक धरा और एक भविष्य। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए इसी यानी जो थीम थी इसी पर ध्यान रखते हुए कि सबकी अपनी अपनी कल्चर होती है, उनके जो मूल्य हैं जो वास्तविक मूल्य हैं जो आधारभूत मूल्य हैं उसमें परिवर्तन ना हो, उनकी पुनः स्थापना हो। ठीक है, इस पर विचार किया गया है। ठीक, और सारे जो देश हैं वो अपने अपने जगह पर जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनको यानी पुनः यानी अपने जो भावी पीढ़ी है और वर्तमान पीढ़ी है उनसे अवगत कराए, उनका यानी अवगत कराए, साथ ही में उनका महत्व बताए, उनका गौरवशाली यानी उनकी गौरवान्वित कि उसके कारण आप गौरवान्वित हो रहे हैं ऐसा उनको महसूस कराए। ठीक है,
तो ये इसमें चर्चा हुई है। ठीक, अब इसमें फिर लिखेंगे अपना सुझाव। ठीक है, इसके बाद फिर सुझाव लिख देंगे, अभी मत लिख देंगे कि सुझाव वर्तमान में जो भावी पीढ़ी आ रही है वो कहीं ना कहीं कल्चर से भौतिकवादी कल्चर या उपभोक्तावादी कल्चर की ओर ज़्यादा अग्रसर हो रही है। जैसे कि हमारे भारत में 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। तो हमारा जो पहला यानी जो पुरुषार्थ होता है वो धर्म के अनुसार हम अर्थ यानी अर्जित करेंगे, उसी के अनुसार काम यानी जो मानव जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए काम को प्रोत्साहन करेंगे, उसी के आधार पर फिर अंतिम हमारा जो लक्ष्य है कि हम अपने मोक्ष को प्राप्त करें। तो इसमें कहीं ना कहीं जैसा देखा जा रहा है कि अर्थ की प्रधानता होती जा रही है, धर्म और बाकी अन्य पीछे गुण हो गए हैं और मुख्य अर्थ हो गया है। अर्थ को जो कैसे अर्जित किया जाए वह कोई उसका जैसे जो कहा जाता है कि साध्य और साधन, यानी दोनों की पवित्रता होनी चाहिए कि अगर हमारा साधन पवित्र हो, जैसा गांधी जी ने कहा है कि साधन अगर पवित्र हो तो हमारा साध्य पवित्र होगा, किंतु यहाँ पर साधन की पवित्रता को कहीं ना कहीं गुण माना जाने लगा है। ठीक है, तो इनको पुनः हमारी जो कल्चर है, जब तक हम अपने कल्चर के जो यानी जो नैतिक गुण हैं और जो आदर्श हैं, मूल्य हैं, अगर हम उन पर ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी भावी पीढ़ी है हमारी संस्कृति से ही नहीं भटक जाएगी बल्कि अपना रास्ता भी भटक जाएगी। ठीक है, तो इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जो और साथ ही में ये भी कि जिन यानी लक्ष्यों को और जिन मूल्यों को लेकर वहाँ पर वार्ता हुई है उनको सभी देश अपनाएं, और अपनाए ही नहीं, उनको अपने और अपने देश के जो भावी पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी उनके व्यवहारिक जीवन में अपनाने के लिए बाध्य यानी कहें। ठीक है, तभी इस जो मीटिंग है इसकी जो प्रासंगिकता और चारितार्थता यानी सफल हो पाएगी। ठीक है, इस प्रकार अपन उसमें सुझाव दे देंगे और नीचे बाईं ओर क्या सिग्नेचर कर देंगे, तो ये हो जाती है आपकी प्रतिवेदन लेखन। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? किसी को नहीं डाउट? क्लियर? क्योंकि उस दिन अपन ने काफी डिटेल पढ़ लिया था। अच्छा चलो, इसी पे एक प्रतिवेदन अगर जैसे आप लोगों को आए कि आप एक देवास जिला चिकित्सा अधिकारी हैं, वहाँ पर आयुष्मान भारत योजना के जो यानी वहाँ के जो कार्ड बनने में यानी कार्ड बनने में और उसके जो उसमें धांधली हो रही है। ठीक है, उस पर आपको एक मध्य प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय को एक आपको प्रतिवेदन लिखना है। लिख लेंगे कि नहीं लिख पाएंगे? लिख लेंगे? ठीक है, तो ये इस पर एक सम्मेलन से थी और एक कोई समस्या से जरूर आती है, तो वो ध्यान रखना है। ठीक, चलो अब आते हैं अपन लॉन्ग ऐसे पर। इसमें किसी को कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तो कैसे भी प्रतिवेदन आएगा तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग लिख लेंगे, यानी कि नहीं लिख पाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं श्योर हूं कि आप लोग लिख लेंगे। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं कि ऐसे में क्या था, 1000 शब्दों में लिखना है बहुत। ठीक है, नए स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम आई होगी। चलिए, तो पहले नंबर क्या है बोलिए, मैं लिख दूं यहां पर। बनाम विकास ना, यही है ना? कितने शब्दों में लिखना है अपन को? अब कितने शब्दों में? 1000 शब्दों में लिखना है। तो पहले इसको क्या करिए, आप तोड़ लीजिए। पर्यावरण 1 हो गया, मूल्य 2 हो गए, ठीक, तीसरा विकास हो गया, 3 पार्ट हो गए, आपको 3 पॉइंट मिल गए। ठीक, अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए पर्यावरण क्या है, मूल्य क्या होते हैं और विकास क्या होता है। ठीक, कैसे आपको लिखना है वो आना चाहिए ना। हमने बता तो दिया कि आपको, लेकिन तोड़ने ही नहीं आ रहा है ना। ठीक? तो क्या हो गया, पर्यावरणीय मूल्य यानी पर्यावरण अलग हो गया,
मूल्य क्या हो गया और विकास क्या हो गया। 3 पैराग्राफ आपको लगभग कितने 200 शब्द का आपको यहाँ पे पॉइंट 150 शब्द का यहाँ पे 50-50 शब्द में तीनों लिखेंगे, कितने शब्द हो गए ना, 150 शब्द आपको यहाँ हो गए कि नहीं। इसके अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखो यानी जो शॉर्ट वाला है, अगर ऐसे लिख रहे हैं तो उसको कहानी से स्टार्ट करो या फिर इसको कहानी से स्टार्ट करो। तो अभी मैं कहानी से स्टार्ट कर रहा हूं। तो कहानी के कितने हो गए शब्द आपके, लगभग 70-80 शब्द, ठीक। कहानी से या फिर किसी से कोई यानी 3-4 प्रकार से ऐसे अपन स्टार्ट करते हैं कि एक कहानी से कि समाचार पत्र में या किसी मैंने यानी इस अध्याय में ऐसा पढ़ा था, या फिर ऐसा भी कोई जो पर्यावरण से संबंधित और मूल से संबंधित कोई कविता या कोई स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अपन जैसे उसमें लिख सकते हैं, एक ये भी है कोटेशन है, यानी जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था ना 1972 में, उसमें क्या कहा गया था, पर्यावरण के बिना विकास संभव नहीं है और विकास के बिना पर्यावरण संभव नहीं है। इस कोटेशन से भी आप स्टार्ट कर सकते थे। ऊपर लिखते क्या, और ये क्या लिखेंगे, स्टॉकहोम सम्मेलन। अ, 1972 बात नहीं करिए। देखो ये कोटेशन से वहां पर जो मुख्य थीम थी उसकी क्या थी, पर्यावरण के बिना विकास संभव नहीं है और विकास के बिना पर्यावरण संभव नहीं है। इससे भी लिख सकते हैं, एक कहानी से भी लिख सकते हैं, या किसी ने और कोई स्टेटमेंट दिया, या फिर कि जो पर्यावरण और मूल्य से संबंधित कोई कविता या दोहा उसकी से संबंधित लिख सकते हैं। 3 प्रकार से अपन लिख सकते हैं ऐसे। और कुछ लोग क्या करते हैं, ये भी नहीं करते हैं, सीधे लिखते हैं पर्यावरण क्या है, यानी उसके कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। 4 प्रकार हो गए ना, ठीक, क्लियर है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, कोई कहानी है, जैसे कहानी क्या है कि आप मैं रियल बता रहा हूँ, 6-7 की किताब में है, 5-6 की किताब में है कोई कहानी कि जो 5-6 साल का बच्चा होता है, ठीक है, वह खेलने जाता है यानी गार्डन में। अब बच्चे होते हैं, शैतानी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, खेलने के लिए वो पेड़ों को तोड़ता है, उसकी टहनियाँ तोड़ लेते हैं, ठीक है, पत्ती तोड़ते हैं और टहनियाँ तोड़ लेते हैं, यानी कई बच्चे रहते हैं, एक बच्चा जाता है यानी तो उसके साथ और भी उसके मित्र वगैरह भी आ जाते हैं। एक बच्चा रहता है 6 साल का, वह गार्डन में खेलने जाता है, उसको देखकर उसके फ्रेंड भी आ जाते हैं, सब लोग गार्डन में खूब खेलते हैं, लेकिन उसमें जो फूल वगैरह रहते हैं तो उसको चूंकि अच्छे लगते हैं, फूल तोड़ लेते हैं, पत्ती तोड़ लेते हैं, उसकी डालियाँ वगैरह ब्रांच वगैरह भी तोड़ लेते हैं, ठीक है। अब फिर वह जाके खेलते खेलते थक जाता है तो जाता है सो जाता है, ठीक है, सो जाता है। तभी उसको सपना आता है कि उससे जो पेड़ पौधे थे जो उसने जाके उसको तोड़ा था, तो वो पेड़ पौधे उससे बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको मैं यानी छाया देता हूँ, आपको फूल भी देता हूँ, आपको फल भी देता हूँ और आपको ऑक्सीजन भी देता हूँ, और आप जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको भी लेता हूँ, लेकिन आपने हमारे साथ क्या मैं आपके लिए इतना कार्य करता हूँ, लेकिन आपने हमारे साथ क्या किया, हमारी जो टहनियाँ थी, यानी जो जैसे आपके हाथ हैं वैसे मेरी टहनियाँ थी वो तोड़ दी, जो हमारे पत्ते थे आपने वो भी तोड़ दिए, अब मैं कैसे भोजन बनाऊंगा, कैसे आपको फल दूंगा, ठीक है। और वो इस प्रकार की जैसे रो रहे हों, इस प्रकार से बात कर रहे थे, ठीक है। तभी उस बच्चे की नींद खुल जाती है और वो जाता है कि अपने माँ के पास, और माँ से कहता है कि माँ मैंने आज यानी
ये गार्डन में खेलने गया था, मैंने पेड़ों को तोड़ा, यानी जो छोटे छोटे पेड़ पौधे थे उनको तोड़ा, और उन्होंने ऐसा ऐसा कहा, क्या पेड़ों में भी यानी जान होती है क्या, या जीवन होता है, या वो भी हमारी भाषा को हमारी जैसा हम और यानी माँ और आपके पास हमारे और आपके प्रति प्रेम है, क्या उनमें भी ऐसा प्रेम होता है? तो माँ ने बोला कि जैसा हम हमारी दिनचर्या है, या हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे को चाहते हैं, इसी प्रकार पेड़ भी हमें चाहते हैं, और पेड़ आपस में भी और हमारे से भी उनके प्रति सम्मान और हमें बहुत कुछ देते हैं, जबकि हम उनको बहुत कम दे पाते हैं। ठीक है, तो वो जो कहता है यह क्या है? तो वो जो यह कहता है, यानी उसकी माँ कहती है यही प्रकृति और मानव के यानी के मानव में और मानव प्रकृति और जीव जंतुओं के मध्य प्रेम है। और प्रेम ये क्या है? एक मानवीय मूल्य है, या मूल्य है, पर्यावरणीय मूल्य भी है, मानवीय मूल्य भी है, और जो इस सारे संसार को इंक्लूड करके रखता है। ठीक है, आया? अच्छी है क्या कहानी? इसमें क्या पर्यावरण भी आ गया है, आपसी भी यानी समन्वय भी आ गया है, और मानव और प्रकृति का प्रेम आ गया है। आ गया कि नहीं? ठीक है, इसी को अगर हम दूसरे तरीके से यदि हम इस पर यानी अगर सोचें, तो हमारे सत्येंद्रनाथ बोस, एसएन बोस ने भी कहा है, उनने कैस्कोग्राफ का निर्माण किया था, उसके आधार पर उन्होंने कहा था कि पेड़ भी सांस लेते हैं, पेड़ों को भी अगर कष्ट होता है उनमें भी संवेदना होती है, दया होती है, करुणा होती है, उनको भी कष्ट होता है, और उनको भी धूप, छांव और बरसात का एहसास होता है। ठीक, इनको सत्येंद्रनाथ बोस को भी अपन यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? देखिए, ये अपने विचार हैं, हमने कहीं पढ़ा नहीं है, हमने मन से बना लिया। ठीक है, ना कोई अध्याय में जोड़ा है, बस ऐसे ही बना दिया। अच्छा रहा ना? इनको हमने शुरुआत कर दिया। अब प्रश्न उठता है कि पर्यावरण है क्या? ठीक है, पर्यावरण आखिर यह पर्यावरण है क्या? तो पर्यावरण ये नहीं लिखना है कि जो अपने उसमें लिखा है पर्यावरण अधिनियम में जो परिभाषा लिखी है। पर्यावरण जहाँ तक यानी पर्यावरण से आशय है जो हमारे चारों ओर जैविक अजैविक तत्वों का जो आवरण है, यानी यहाँ पे जैविक अजैविक नहीं लिखना है, पर्यावरण से आशय है कि जो हमारे चारों ओर, चाहे जल हो, वायु हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हों, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए, एक व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए है, यही उसका क्या है? एक पर्यावरण है। ठीक, और पर्यावरण में एक व्यक्ति यानी पर्यावरण में उनमें आपसी संबंध भी होता है, क्रियाएं भी होती हैं, जैसे कि हम वायु लेते हैं, पानी पीते हैं। ठीक है, और हम जैसे फल यानी ग्रहण करते हैं, हम पेड़ पौधों को यानी जैसे उर्वरक के द्वारा उनको लगाते हैं, सींचते हैं, उनको उर्वरक देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो यह क्या है? अंतर संबंध और पर्यावरण हमारे चारों ओर फैला हुआ आवरण है, चाहे वो वायु हो, जल हो, इस प्रकार कॉमन शब्दों में लिखना है। ठीक है, और इसमें संबंध और अंतरक्रियाएं कैसी होती हैं कि हमने क्या किया, पेड़ पौधे हमें छांव दे रहे हैं, बरसात करवा रहे हैं, ये सबको लिखना है, और हम उनको क्या दे रहे हैं? उनको लगा रहे हैं, उनको सींच रहे हैं। ठीक है, उनको उर्वरकता दे रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको पर्यावरण कहते हैं। अब फिर दूसरा पॉइंट पे अब नीचे लिखेंगे। अब इसके बाद आते हैं कि पर्यावरण से संबंधित मूल्य क्या है, मूल्य आखिर मूल्य क्या होते हैं, और पर्यावरणीय मूल्य आखिर क्या होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में लिखेंगे। ठीक, तो मूल्य वे होते हैं कि ऐसे आदर्श होते हैं, या मूल्य ऐसे आदर्श होते हैं जो हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहयोगी और निर्देशक होते हैं। ठीक है, मूल्य, और हमें एक आदि मानव से मानव और मानव से इंसान बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें मूल्य में फिर क्या लिखेंगे कि मूल्य में जैसे दया, करुणा, परस्पर सहयोग, ईमानदारी, ठीक है, सत्य, ईमानदारी, अहिंसा, ठीक है, ये सब मूल्य होते हैं। एक दूसरे के प्रति करुणा, संवेदना वगैरह, ये समानुभूति वगैरह, उसमें मूल्य लिख देंगे। अब यहाँ पर लेकिन ये तो मूल्य हुए, लेकिन यहाँ पर
पर्यावरणीय मूल्य से क्या क्या तात्पर्य है? तो व्यक्ति या जीव जंतुओं और पर्यावरण के मध्य जो मूल्य होता है उनसे, जैसे कि हम पर्यावरण के प्रति, अगर ये बताइए आपको कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और अगर कोई हिरण का छोटा सा बच्चा आपको दिख जाए या चलो बकरी का बच्चा दिख जाए तो अपन वहाँ पे तुरंत खड़े हो जाते हैं, या हाथी वगैरह का बच्चा अगर जो बहुत छोटा है अपन खड़े हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं, ठीक है। और यदि कभी देखा होगा अगर छोटा बच्चा और कोई गाय आए तो उसको वो चाटने लगती। ये क्या है? यही तो प्रेम है। यानी पर्यावरण और जीव जंतुओं के मध्य क्या है? जीव जंतु, मानव और पर्यावरण के मध्य ये क्या है? एक प्रेम है, दया है, करुणा है, संवेदना है, ठीक। यदि हम अगर कोई वृक्ष काट रहा है तो हमें जो दुख होता है, ठीक है, और दुख कितना जितना वो ये क्या है? समानुभूति है, ठीक। तो ये क्या है? पर्यावरणीय मूल्य है कि नहीं? बोलिए, ठीक। अगर आज जो कबीर ने नहीं कहा, यानी यहां पर अपन कोटेशन भी डाल सकते हैं कि पोथी पोथी जगमुआ भयाना पंडित कोय और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। तो यहाँ पे पंडित, यहाँ पे कोटेशन कैसे उसको अप्लाई आपको लिखना पड़ेगा कि प्रेम क्या? कि मानव का पेड़ पौधों के प्रति प्रेम और जीव जंतुओं के प्रति प्रेम। उदाहरण लिख देंगे कि जैसे एक हिरण का छौने को देखकर हम अपने आप में आनंद, जिस प्रकार वो यानी चौकड़ी भरता है तो हम उस प्रकार आनंद विभोर होते हैं। तो यह क्या है? संवेदना है। किसकी? मानव की, पर्यावरण के प्रति, ठीक है। यदि किसी भी व्यक्ति को, और यहाँ पर एक और डाल सकते हैं कि एक सिख गुरु ने, जो सिख गुरु ने एक हंस था, हाँ, हंस, एक बहेलिया के द्वारा हंस के शिकार के समय उस, नहीं वो था बाज, नहीं था वो था बाज के लिए किया, कोई भी कबूतर था, हाँ, तो कबूतर के मांस के यानी उसके तौल के बराबर अपने शरीर से मांस काटकर उसको दे देना, यह क्या है? क्या है? उसके प्रति दया, ठीक है, दया या संवेदना और करुणा है। तो ये क्या है? यही तो है यानी पर्यावरणीय, यानी आपके मूल्य, उसको आपको डिफाइन करना होगा, ठीक। फिर इसके बाद आते हैं विकास। थर्ड पॉइंट पे आते हैं विकास। तो विकास से क्या है कि हम आज वर्तमान में जिस स्थिति में हैं वह अगली वाली स्थिति में हम और यानी इससे और अधिक विकास करें। विकास मतलब बी धन कास, यानी किस प्रकार से हम विकास करें। तो यहाँ विकास से क्या तात्पर्य है? जैसे मानव की प्रकृति है कि पहले उसका जन्म हुआ, आदि मानव था, आदि मानव से वह मानव बना, मानव से आज इंसान बना, ठीक है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं वो उत्तरोत्तर क्या कर रहा है? विकास कर रहा है, ठीक है, विकास कर रहा है। अब यहाँ पे विकास में, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपन पीछे जाएंगे, ठीक है। विकास के समय, विकास के चरण में क्या करेंगे कि पहले मानव कैसा था कि आदि मानव था, जब उसको पशु के समान था। जैसे जैसे उसका माइंड विकसित हुआ तो वह समूह में रहना प्रारंभ किया, समूह में और स्थायी रहना प्रारंभ किया। तो इस संकल्पना को हमने क्या कहा? नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म कहा, ठीक है। और जैसे ही फिर उसने डिटर्मिनिज्म, और यह यानी जो कब तक की रही है डिटर्मिनिज्म कि मतलब मानव प्रकृति के अनुसार नियंत्रित होता है, जैसा प्रकृति करेगी वैसे ही मानव नियंत्रित होगा, ठीक है। तो वहां पर यह संकल्पना किसने? जर्मनी से आई, और ये लगभग रही है 1850 तक, यानी 1750-1700 तक, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि मानव ने और प्रगति की। अब मानव यहां से क्या हो गया? स्वार्थी हो गया, इसकी अति महत्वाकांक्षी हो गया, ठीक है। तो यह विचारधारा कहां से आई? संभववादी, पॉसिबिलिज्म, ये कहां से आई? आपकी फ्रांस से आई। तो इसमें उसने क्या कहा? इस विचारधारा ने क्या कहा कि मानव स्वतंत्र है, मानव के बिना पृथ्वी निर्जन है, यानी कोई महत्व नहीं है। अतः मानव के लिए यानी अपार संभावनाएं हैं, वह जिसको भी चाहे कोई किसी का भी शिकार कर सकता है, कोई कितने भी वृक्ष काट सकता है, और
किसी भी जो पशु हैं, एनिमल्स हैं, उनको कोई भी क्षति कर सकता है। ठीक है, वह अपने लाभ के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए कुछ भी कर सकता है। ये आ गई क्या? और इसी समय क्या हो गया आपका विज्ञान का विकास हो गया। ठीक है, विज्ञान का उसने उपयोग किया, औद्योगिक क्रांति आई। ठीक है, विकास का यानी जो विकास चरितार्थ हुआ, तो इसके कारण विकास ने क्या किया? पर्यावरण को क्या कर दिया? विनाश हुआ। ठीक है, तो पहले तो विकास हुआ, लेकिन फिर विकास के साथ साथ विनाश भी हुआ। दूसरे चरण में विकास के साथ साथ विनाश भी हुआ। ठीक, तो ये हो जाता है अपना विकास के रूप में। ठीक, अब यहां पर लिखेंगे, ये हो गया अपना, अपन अभी तक क्या कर रहे थे, इसको अपन ने तोड़ा है। ठीक, क्लियर है? इतना समझ में आ गया ना? अब इसके बाद लिखेंगे कि विकास के कारण, अब नेक्स्ट हेडिंग रहेगी अपनी जो तीनों पार्टों में, पर्यावरण लिख दिया, पर्यावरण या मूल्य लिख दिया, पर्यावरण यानी जो विकास को लिख दिया, चरितार्थ कर दिया। अब इस विकास के कारण यानी ऐसा विकास, अति महत्वाकांक्षी विकास ने क्या किया? जैसे औद्योगिक क्रांति। ठीक है, तो इसने क्या किया? इसका प्रभाव, विकास का प्रभाव लिखेंगे पहले पर्यावरण पर। तो पर्यावरण पर प्रभाव, पहले तो वृक्षों की कटाई हुई, और हमने क्या बहुत एग्रीकल्चर में क्या किया? यानी सब कुछ, यानी वो केमिकल यानी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर वो सब डाले। ठीक है, तो इससे मृदा भी पॉल्यूटेड हुई, सब कुछ पॉल्यूटेड हुआ। क्या क्या? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, यानी पर्यावरण प्रदूषण, यहाँ तक कि समाज प्रदूषण। उपभोक्तावादी क्रांति ने क्या? समाज को भी प्रदूषित कर दिया। ठीक है, परमाणु रिएक्टर वगैरह से ये सब कुछ प्रदूषित हो गया। इसका परिणाम क्या हुआ? ठीक है, इनके यानी प्रदूषित हो गए ना, विकास ने प्रदूषित को बढ़ावा दिया, और उस प्रदूषण से क्या हुआ? मानव जाति पर विभिन्न प्रकार की यानी क्या डिसीजेज हुई, महामारियां, जैसे कोरोना जैसी महामारियां, बर्ड फ्लू, ब्लैक डेथ वगैरह, ये सब आई। ठीक है, और कहीं बाढ़, कहीं सूखा, यानी डिजास्टर वगैरह, वो सब कुछ अपन लिख देंगे। ठीक है, जितने भी जो सब हैं उसके प्रभाव में सब कुछ डाल देंगे। ठीक, अब इसके बाद फिर अब पहुंचे कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। टेलर महोदय थे, उनने कहा नहीं, न्यू डिटर्मिनिज्म दे दिया, नव नियतिवाद, रुको और जाओ। पहले क्या हुआ था? सड़क बनती थी, तो सड़क पे क्या? ब्रेकर नहीं बनते थे। ठीक है, ब्रेकर नहीं बनते थे। बाद में क्या हुआ कि वो यानी वो जो आजकल जो नए युवा चलाते हैं, तो वो पूरा एक्सीलेटर पूरा दे देते हैं, चाहे उड़ रहे हैं जैसे। फिर बाद में क्या होता है कि वो सीधे ऊपर की रास्ता होती है। ठीक है, तो उनने फिर यानी क्या किया कि उनने ब्रेकर बना दिया, तो उसी को रुको और जाओ नियतिवाद कहते हैं, नव डिटर्मिनिज्म को। कि पहले तो हम देखेंगे, अगर हम कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो पहले ये देखेंगे कि इसको पर्यावरण को कोई क्षति तो नहीं हो रही है, इसके बाद हम लगाएंगे। उसी को रुको और जाओ नियतिवाद, या स्टेप एंड गो डिटर्मिनिज्म, या न्यू डिटर्मिनिज्म कहा गया, टेलर महोदय ने दिया था। इसके आधार पर अब यहाँ पर फिर हमने क्या किया कि फिर बाद में हमें समझ में आया कि अरे जो हमने किया वो बहुत गलत था। ठीक है, बहुत गलत था, तो फिर हम आ गए उसी पे। ठीक, तो अब हमने ध्यान किया कि वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, पर्यावरणीय मूल्यों को हमें पुनः, जो हमने क्षरण कर दिए विकास के साथ, तो हमें उनको पुनः स्थापित करना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए फिर आया आपका स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का। ठीक है, तो वहां पर फिर चर्चा की गई कि केवल अकेले पर्यावरणीय मूल्य या पर्यावरण को संरक्षण करके हम विकास नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारी आवश्यकता है। तो फिर वहां पे जो कोटेशन यहाँ पे शुरू नहीं करके वहां पे कोटेशन लिखेंगे कि पर्यावरण के बिना विकास संभव नहीं है और विकास के बिना पर्यावरण संभव नहीं है। उसमें फिर लिखेंगे कि हमें ऐसा विकास करना चाहिए कि हमारा साथ ही में अगर हम एक वृक्ष काट रहे हैं तो 2 वृक्ष लगाएं। यानी ये सीधे एग्जाम्पल, ये बहुत छोटा है, आपको लगता है कि एक वृक्ष काटे या हमारे 2, यानी हम 2 हमारे 2, इसी प्रकार हम 2 के लिए हम 2 वृक्षों का भी केवल लगाएं नहीं, उनको जब तक वो बड़े हों जब तक उनका सेवा भी करें। यही पर्यावरणीय मूल्य है।
तो इस प्रकार की हमारे अंदर, हमारे यहाँ नहीं, केवल एक समाज में ही नहीं, एक परिवार में ही नहीं, परिवार में ही नहीं, समाज में ही नहीं, बल्कि सारे राष्ट्र में नहीं, सारे विश्व में यह भावना होनी चाहिए। और यही दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद है। तो इसको भी अपन इंक्लूड जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो पर्यावरण, अब यानी इसमें कई चीज़ें डाल रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, हमारे देश के स्तर पर पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए और साथ साथ विकास भी करने के लिए क्या नीति अपनाई गई। तो विभिन्न प्रकार के सम्मेलन हुए, विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनी, संविधान में शामिल किए गए, उनके पॉइंट कोट करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टॉकहोम सम्मेलन, वियना सम्मेलन, मॉन्ट्रियल सम्मेलन और जितने भी जो रियो डी जेनेरो यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जोहानसबर्ग सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल और वर्तमान में COP 26, 27 वगैरह, ये सब कुछ अपन उसमें ऐसा नहीं कि बहुत बोई लगे, थोड़ा सा यानी कम करते हुए उसको डालेंगे कि इस स्तर पर पर्यावरण और पर्यावरणीय मूल्यों के लिए प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। आज वर्तमान में देखें तो आज हम पर्यावरणीय नैतिकता और पर्यावरणीय मूल्यों की चर्चा कर रहे हैं और साथ ही में उसको पाठ्यक्रम में भी जोड़ा जा रहा है और प्रतियोगी यानी जो छात्र हैं उनको भी पढ़ाया जा रहा है। तो फिर उसमें देखेंगे कि इसमें पर्यावरणीय शिक्षा से आशय है, यहाँ पर पर्यावरणीय शिक्षा भी लिखनी होगी कि पर्यावरणीय शिक्षा, तभी तो हमें मूल्य का जानकारी पड़ेगी। तो इससे हमें ये मालूम चलता है कि हमारे और पर्यावरण के मध्य क्या संबंध है और पर्यावरण यानी वृक्ष हमें क्या देते हैं और हमें क्या उनके प्रति हमारा कर्तव्य बनता है। शिक्षा से हमें ये जानकारी और पर्यावरण मूल्य, शिक्षा से पर्यावरणीय मूल्यों की जानकारी मिलती है। और जो हमारे पहले पर्यावरणीय मूल्य थे, जैसा कि अब यहाँ पे अपन कोट कर देंगे कि यानी जो भारत में पर्यावरणीय मूल्य पहले से ही थे, जैसे कि हम पीपल को पूछते थे, हैं पर्वत पहाड़ और नदियों को पूछते थे, उन्हीं को हमें पुनः स्थापित करना और हमारी जो भावी पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी, उनको इससे अवगत कराना होगा, ठीक है। तो जिससे कि हमारा विकास भी होता रहे, पर्यावरणीय मूल्य भी सुरक्षित रहें, ठीक है। तो इस प्रकार कि हमारे निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, निष्कर्षता कि हमारे पर्यावरणीय मूल्य कि जैसे कि हमारे पांव जमीन पर रहें और सारा आसमां हमारी मुट्ठी में हो। इस प्रकार कंक्लूजन करते हैं, इसको लिख देना था। कैसा रहा, लिखना था कि नहीं? बस ऐसे ही लिखना है कि नहीं? आ गया ना। अब इसको कितना ही बड़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं, कितना ही लंबा करके खींच सकते हैं आप। 1000 शब्द और ज़्यादा ही हो जाएंगे, फिर जो उसमें ये करना पड़ेगा कि हम कम कैसे करें, ठीक। या फिर उसमें ये भी लिख सकते हैं, वो ये अच्छा है कि हमारे पांव जमीन पर रहे, मतलब कि पर्यावरणीय मूल्य रहे, और विकास मतलब कि सारा जहां यानी सारा जहां आपकी मुट्ठी में हो। तो विकास भी करना है, साथ ही में पर्यावरण को भी ध्यान रखना, ठीक। या कोई भी अगर आपको और अन्य कोई लगे तो उसको भी कर सकते हैं, ठीक। देखो तीनों तो हमने विचारधाराएं जोड़ दी इसमें, ठीक। मूल्य भी जोड़ दिए, आपके सिलेबस में जो पर्यावरण है, शिक्षा और वो मूल यानी पर्यावरणीय वो भी आ गया, ठीक है, और विकास भी आ गया, ठीक। हाँ, यहाँ पर एक और पॉइंट जोड़ गए कि जो अब आज वर्तमान में हरित इकोनॉमी यानी ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन जीडीपी वगैरह की बात करते हैं, ग्रीन पेटेंट की बात करते हैं, ग्रीन सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, इनको भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। इनको भी यानी उसमें निदान में जोड़ सकते हैं, ठीक। अब ये आपका कहीं से पढ़ा नहीं है, सीधा व्यवहारिक है कि नहीं, ठीक। अब आते हैं जो छोटा वाला टॉपिक है, क्या है, औद्योगिक क्रांति 4.0 या चतुर्थ औद्योगिक क्रांति। अब चलिए इसके बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं है, ठीक है। आप लोग यानी जो कुछ लोग नए जो बैठे होंगे उनको ये कि हम लिखें इसमें क्या, केवल आपको इतना ही पता है औद्योगिक क्रांति 4.0, ठीक है। बिल्कुल सपाट है, कुछ नहीं है, केवल इतना पता है औद्योगिक क्रांति जो चतुर्थ है उसमें केवल इतना आता है कि जो आज वर्तमान में अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ती है, तुरंत रात को भूख लगी, मैंने तुरंत ऑर्डर किया और ठीक है वो आ गई, ठीक। यानी ये सब कुछ, ठीक। और हमने क्या है यहाँ पर हम हैं
और हम भूल गए कि अरे हमने एसी वगैरह तो बंद ही नहीं किया, या डोर तो लॉक लगाना बंद कर गए, भूल गए। हमने यहाँ से अपना वो यानी बटन दबाया, वहाँ पे डोर बंद हो गया, एसी पंखा जो चल रहे थे वो सब हो गए, वॉशिंग मशीन खुली छोड़ी आए थे वो भी बंद हो गई। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या कह रहे हैं? अरे और फिर हमें एक जो अपन कल्पना करते थे ना, तो आपको एक डिवाइस दे दी और बैठे बैठे हम सोच लिए कि अरे हम सिंगापुर, जो पहले कल्पना करते थे ना, सोच लिए कि चलो आज यानी बैठे और कल्पना की कि हमें आज चलो सिंगापुर की टूर पे चलते हैं। सिंगापुर में वहाँ पे स्विमिंग पूल में नहा भी लिए, वहाँ पर यानी रेस्टोरेंट में खाना भी खा लिए बढ़िया आराम से। इसी को वर्चुअल रियलिटी वगैरह हो गई। ठीक है, इतना हमें पता है, इतना तो सबको पता होगा। ठीक है, आज वर्तमान में अगर अपन कार में जाओ तो सीट बेल्ट नहीं मानो तो तुरंत इंडिकेटर वो सायरन करने लगता है। अगर आपकी स्पीड एक लिमिट से अधिक हो गई तो भी कार में सायरन करने लगता है। आपका यानी ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो जो आप स्मार्ट वॉच पहने हैं तो वो आपको इंडिकेट कर देगी कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो आप यानी अपने आप को सुरक्षित करें। ठीक, कुछ समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो यही क्या है, इतना पता है। ठीक, और कुछ पता नहीं। ठीक, तो इसको कहानी से यानी इसको सीधे कर सकते हैं अपन स्टार्ट। या फिर क्या हुआ था कि अभी जो चतुर्थ औद्योगिक क्रांति यानी जो 4.0 की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अक्टूबर 2018 से अपने यहाँ पर जो गांधी जी ने विश्व आर्थिक मंच का केंद्र स्थापित करके इसकी घोषणा की थी 2018 में। अक्टूबर 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने विश्व आर्थिक मंच के केंद्र की स्थापना दिल्ली में करते हुए घोषणा की थी कि वर्तमान समय किसका है? चतुर्थ औद्योगिक क्रांति का। अब यहाँ पर एक अपन पार्ट बाय पार्ट अपन कर लेते हैं, फिर उसको क्या कर देंगे, यानी इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, तो शुरुआत अपना इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे कि मोदी जी ने अक्टूबर 2018 को दिल्ली में विश्व आर्थिक मंच का केंद्र की स्थापना करते हुए, और यह विश्व का चतुर्थ केंद्र था। इसके पहले जापान, सैन फ्रांसिस्को और बीजिंग, और फिर चौथा इंडिया के नई दिल्ली में खोला गया था। ठीक है, और ये कहा है कि आज से हमारे यहाँ पर यानी जो चतुर्थ औद्योगिक क्रांति का यानी इस पर विशेष बल दिया जाएगा इसको, और हमारे सारे जो युवा वर्ग है, HRD है जो ह्यूमन रिसोर्स, इसको हम इसको शामिल करके और हम इसको भारत को वैश्विक स्तर पर यानी सर्वोच्च स्थान पर लाने की कोशिश करेंगे। यानी ये हमारा विकास रहेगा और इस क्षेत्र में हमारी अपार संभावनाएं हैं, और यही हमारी जो 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सहयोग करेगी। तो 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था अपन को यहाँ नहीं डालना है, कंक्लूजन में डालना है। ठीक है, कंक्लूजन में डालना है वहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर ये एक हो गया शुरुआत कैसे करेंगे। या फिर दूसरा शुरुआत बताऊँ मैं कि मैं और मेरा परिवार यानी कहानी कैसे बनाएंगे। मैं और मेरा परिवार यानी समर वेकेशन के समय पचमढ़ी जा रहा था, तो तभी पास में यानी उससे कार से इंडिकेटर की आवाज़ आई, तो पास में दादाजी बैठे थे। वो बोले कि क्यों जी ड्राइवर से बोले कि जी क्यों जी आवाज़ क्यों आ रही है? तो ड्राइवर बोला कि जो हमारी गाड़ी की स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर क्रॉस कर गई है, इसलिए इंडिकेटर आ रही है कि कहीं ना कहीं वो इंडिकेटर कर रही है कि अब हम खतरे के निशान से ऊपर जा चुके हैं। ठीक है, सुरक्षा से कहीं ऊपर जा चुके हैं, हम खतरे में हैं। तो दादाजी ने कहा कि आप इसकी स्पीड कम कर दो ताकि हम सुरक्षित रहें। फिर तभी बोले अरे अभी इसके पहले तो ऐसे कारों में कभी ऐसा होता नहीं था, अब क्या? तो फिर मैं बैठा था वहीं बाजू में दादा के, तो मैंने बोला कि दादाजी, और आज AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ज़माना है और उसी पे आधारित AI कार है, तो अगर जब हम किसी खतरे से बाहर जाते हैं तो वो हमें इंडिकेटर करते हैं। तो फिर दादाजी की उत्सुकता जाग गई, वो बोले जी AI को कृत्रिम बुद्धिमत्ता या IoT इसके बारे में या वर्चुअल रियलिटी वगैरह के बारे में हमें डिटेल से बताइए। तो फिर यहीं से शुरुआत कर देंगे। ठीक है, क्या आखिर क्या है।
तो इसमें नहीं, फिर यहाँ पर यह इसका पार्ट है चतुर्थ, और यह किसका पार्ट है? चतुर्थ औद्योगिक क्रांति का पार्ट है। ठीक है, यही पार्ट चतुर्थ औद्योगिक क्रांति का पार्ट है। तो उसमें क्या क्या आएगा? अब यहाँ पर हम यानी देखेंगे कि चतुर्थ औद्योगिक क्रांति क्या है। तो अपन को हमने पहले ही बताया कि अपन इस कहानी से अगर शुरुआत करेंगे तो एक कहानी से अपन ने शुरुआत कर दी थी उसकी, इसको कहानी से नहीं करेंगे स्टार्ट, इसको कहानी से कहाँ करेंगे? या जिसको कहानी से जैसे छोटा वाला करेगा तो फिर वो उसको नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको अपन क्या करेंगे, यानी उसको या फिर इसको जो नरेंद्र मोदी जी ने जो केंद्र खोला है उसके आधार पर इसको वो करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो फिर यहाँ पर दूसरा पॉइंट, अब एक तो इंट्रोडक्शन हो गई, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी के केंद्र के खोलने से या फिर वही दादाजी वाला। ठीक, दूसरा अब आते हैं उद्योग, चतुर्थ औद्योगिक क्रांति क्या है? तो इसमें क्या होती है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी शामिल होती है, आपका क्लाउड कंप्यूटिंग और वो एज कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी और बिग डेटा और एक दो पॉइंट और बताओ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक, इत्यादि का हम जिसके तहत अध्ययन करते हैं या जिसको अपनाते हैं वही क्या है? चतुर्थ औद्योगिक क्रांति। अच्छा, इसमें ये भी आ जाएगा अस्थायी रोजगार, यानी गिग इकोनॉमी भी चतुर्थ औद्योगिक क्रांति का एक पार्ट है। तो इसको अस्थायी रोजगार, अस्थायी उद्योग, अस्थायी उद्योग और अस्थायी रोजगार भी इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, तो यह क्या है? और चतुर्थ औद्योगिक क्रांति बता दी। अब चतुर्थ औद्योगिक क्रांति का विकास ऐसा तो है नहीं कि सीधे इकट्ठा जब हम आदि मानव थे तभी चतुर्थ औद्योगिक क्रांति आ गई थी, इसका एक क्रमबद्ध विकास हुआ है। तो अब इसको समझने के पहले अगर उसको विशेष रूप से समझना है तो हम इसका क्रमिक विकास पर यानी या इसके इतिहास पर झांकेंगे। तो पहले नंबर, तो पहले क्या करता था मानव कि पत्थरों के औजार का प्रयोग करता था, खाना बदोश था, फिर स्थायी निवास किया, फिर 1850 में जल और भाप चलित उद्योगों को, यानी प्रथम औद्योगिक क्रांति मानी जाती है भाप और जल शक्ति से चलित उद्योग। फिर जो 1850 के बाद प्रथम औद्योगिक क्रांति जो ब्रिटेन में हुई थी, फिर दूसरी हुई 1900 में, 1900 के प्रारंभ में। ठीक है, 1900 प्रारंभ में विद्युत से चलित, यानी वहां पर वाष्प चलित हुआ था यहाँ पर, और जल शक्ति से यहाँ पर विद्युत से चलित 1900 के प्रारंभ में। ठीक है, 1900 के अंत में थर्ड औद्योगिक क्रांति आई जिसमें कंप्यूटर और सूचना तकनीकी, ठीक है, जिसको मूक क्रांति वो बोलते हैं, पता नहीं चला कि कब आ गई। ठीक है, थर्ड। और फिर वर्तमान में जो अभी चल रही है 2011 से प्रारंभ हुई है वो है IoT, AI और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिग डाटा से संबंधित जो क्रांति आ रही है, वर्चुअल रियलिटी से संबंधित। इसकी शुरुआत 2011 से हुई, भारत में 2016 से हुई, और लेकिन यानी प्रारंभ इसकी आधारशिला 16 से रखी गई और जो विकास का प्रारंभ हुआ जो 2018 से। ठीक, समझ में आ गया ना? अपन ने विकास भी दिखा दिया, क्या थी उसको भी दिखा दिया, इंट्रोडक्शन भी दिखा दिया। ठीक, अपन 500 शब्दों में लिखना है, इसको शॉर्ट भी करना है ना। अब थोड़ा थोड़ा उसकी यानी तकनीकियों पर उसको यानी अब कि इसकी नवीन तकनीकी क्या क्या है तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ठीक, फिर इसके बाद इसके लाभ बताएंगे। अब लाभ अलग अलग क्षेत्र में बांट देना, रोजगार के क्षेत्र में। ठीक है, अब यहाँ पे रोजगार के क्षेत्र में क्या कहना कि यदि जो भी इसके अनुसार अपने यानी ह्यूमन को यानी स्किल डेवलपमेंट कर लेगा तो उसको रोजगार प्राप्त होंगे, और जो नहीं कर पाएगा तो वहाँ पर बेरोजगारी की स्थिति आ जाएगी। तो अपन को अपन यहाँ पॉजिटिव लिखना है। रोजगार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में आज हम क्या करते हैं, ड्रोन के माध्यम से क्या कर रहे हैं, सर्वेलांस कर रहे हैं। रक्षा के, अब समझ में आ गया। चिकित्सा के क्षेत्र में रोबोटिक्स, आज इंजेक्शन के द्वारा पथरी वगैरह का, यानी जो इंजेक्शन के द्वारा रोबोट को आप शरीर में प्रवेश करवा के शल्य चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई से कठिन बीमारी जैसे चाहे पथरी का इलाज हो चाहे कोई भी हो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो रोबोट
ठीक आ गए, रोबोटिक्स भी उसमें जोड़ लेना। तो चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, जीन बैंक, बीज बैंक वगैरह इनके क्षेत्र में, ठीक है। फिर जितने भी क्षेत्र, परिवहन के क्षेत्र में, ठीक, वही परिवहन के क्षेत्र में समझ में आ रहा है ना, वही सीट बेल्ट ना बांधना, ये नहीं करना, स्पीड से अधिक होना, ठीक। नियम, अगर आपने नियम तोड़ा तो आपके क्या करते हैं आज कि आपके घर पे अगर वो आ जाता है, क्या चालान आ जाता है, ठीक है। तो हर एक क्षेत्र में अपन दे देंगे लाभ। अब निगेटिव आएंगे, इतना तो हो गया ना समझ में, लाभ लिख लेंगे। अब इसके कुछ दूसरा स्याह पक्ष भी है, ठीक है। जैसे पहले नंबर तो ई वेस्ट मटेरियल, ठीक है, ई वेस्ट मटेरियल। दूसरा पॉइंट है कि यदि हम स्किल डेवलपमेंट नहीं कर सके तो बेरोजगारी भी आ सकती है, बेरोजगारी की आशंका, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि कहीं रोबोट आर्मी न बन जाए, वो मानव सभ्यता को खत्म कर दे, ठीक है। यानी जो मशीन है उसको एआई के द्वारा अपने इतना वो कर दिया, ठीक है, तो वो उसका यानी हमारा ही यानी जो बनाया हुई मशीन और कंट्रोल से बाहर चली जाए तो वो सारी मानव सभ्यता को खत्म कर दे, ठीक है। तो उसको भी। नेक्स्ट पॉइंट, आतंकवादी, नक्सलवादी या अमानवीय तत्व इनका दुरुपयोग कर सकते हैं। रोबोट को उसने भेज दिया और कह दिया कि इस कार के नीचे बम लगाया, उसमें प्रधानमंत्री थे, चले गए, ठीक ठीक, समझ गए ना। तो इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है, ठीक, समझ में आया ना। तो इसके दुरुपयोग सुरक्षा की दृष्टि से। और हाँ, इनके साइड इफेक्ट, जैसे हमने वो तो रोबोट के द्वारा अपन ने शल्य चिकित्सा के लिए भेजा, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी होगा और उससे कैंसर उत्पन्न हो गया, एक रोग से दूसरा रोग उत्पन्न हो गया, तो सुरक्षित भी नहीं है, ठीक है। और साथ ही में इसमें ये भी लिखेंगे कि इनका जैसे जो इनसे कुछ किरणें यानी इस प्रकार की वेव उत्पन्न होती हैं जो हमारे मस्तिष्क पर इफेक्ट डालती हैं, जिससे चिड़चिड़ापन आता है, ठीक है, ये सब अपन डालेंगे, ठीक। और हाँ, आधारभूत संरचना की, भारत जैसे देश में आधारभूत संरचना की कमी है, आईओटी या ईआई से संबंधित साक्षर नहीं है, डिजिटल साक्षर नहीं है, ये भी कमी है। आधारभूत संरचना की कमी, साक्षरता की कमी, इस क्षेत्र में साक्षरता की कमी, ठीक है। और इससे क्या होगा, और अधिकतर भारत गांव में बसता है, तो एक क्या हो जाएगा, यानी जो सामाजिक असमानता, यानी एक गरीब और अमीर के मध्य की खाई बहुत बढ़ जाएगी, क्षेत्र, वही तो खाई बढ़ जाएगी, क्षेत्रीय असंतुलन हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे। अब समझ लेना और कितने कितने नुकसान है, बहुत हैं, ठीक। अब इसके बाद निदान में आ जाएंगे, ठीक है। तो जिस प्रकार अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें कि जब कंप्यूटर की क्रांति आई थी, मूक क्रांति आई थी, तो सभी लोग, पूरे विश्व में चर्चा थी कि यह कहीं ना कहीं हमारी यानी बेरोजगार यानी हमारे मानव को मानव से अच्छा उसमें मोनोपोली भी बढ़ जाएगी। इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है कि व्यक्ति जो हमारे पारिवारिक संबंध हैं, सामाजिक संबंध हैं, राष्ट्रीय संबंध हैं, इनसे व्यक्ति केवल जैसे वर्चुअल रियलिटी में व्यक्ति यानी वो जो वास्तविकता यही बैठे बैठे और सारी वास्तविकता जैसा कि वास्तव में वो ऐसा कर रहे हैं, जैसे कि वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से आपकी क्लास नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ से करवा दी जा सकती है, यहीं पे आपको ऐसा लगेगा प्रत्यक्ष मोदी जी आपको यानी वो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो यानी लेकिन वास्तविकता यहाँ पर क्या होगा, व्यक्ति केवल व्यक्ति बनकर रह जाएगा, व्यक्ति केवल व्यक्ति, ये नेगेटिव पॉइंट भी है, ठीक। और पॉजिटिव में ये है कि जो हम वहाँ पे सिंगापुर जाते थे और उसके लिए कम से कम 50,000 रुपये खर्च करते थे, वो हम बैठे बैठे एक डिवाइस के माध्यम से 1-2 घंटे में, तो इससे समय भी बचेगा और हम उसका आनंद भी ले लिया। तो वो पॉजिटिव में डालना है, नेगेटिव में भी डालना है, ठीक है। यहाँ पे पारिवारिक मूल्य यानी नैतिक मूल्य, व्यक्तिगत मूल्य धीरे धीरे ह्रास होंगे, ये भी पॉइंट नेगेटिव में डाल सकते हैं, ठीक। कंक्लूजन में क्या देंगे कि देखिए बहुत अच्छा कंक्लूजन है, आपको उसको कोई काट नहीं सकता है कि जैसा कि जब थर्ड क्रांति आई थी, औद्योगिक क्रांति, तब सारे विश्व में ये था कि सारे रोजगार खत्म हो जाएंगे, बेरोजगारी सर्वत्र छा जाएगी, मंदी की स्थिति आ जाएगी,
ठीक है। आर्थिक संकट गहरा जाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पर एक कंप्यूटर काम करेगा वहाँ पे 10,000 व्यक्ति काम करते थे, ठीक है। और इसके पहले वहाँ पर भी जब गांधी जी ने भी कहा था कि बड़े उद्योग हम लगाएंगे, नेहरू जी से, बड़े उद्योग लगाएंगे तो जो छोटे कुटीर उद्योग नष्ट हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर उसको नहीं करेंगे क्योंकि वो अपन पॉजिटिव में लेते हैं। यहाँ पे मूक क्रांति की बात करेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर, लेकिन आज वर्तमान में उसको परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो चाहे भारत हो चाहे अन्य देश हो, उन्होंने कंप्यूटर के स्तर पर अपने जो ह्यूमन है उसको स्किल किया, यानी कौशल विकास किया, और वो आज हमारे लिए अवरोध नहीं है, हमारे लिए विकास में सहयोगी बना। इसी प्रकार, यानी इसी उदाहरण को अगर हम इसमें लें चतुर्थ औद्योगिक क्रांति में, तो निश्चित ही यदि हम अपने मानव जो ह्यूमन है, मानव संसाधन है, हम इसको किस प्रकार से, इस प्रकार से स्किल डेवलपमेंट करें और इस प्रकार की नीतियां बनाएं, योजनाएं बनाएं, ताकि यह जो आईओटी है यह हमारे लिए हानिकारक, आईओटी यानी आईओटी है चाहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जी, हमारे लिए हानिकारक ना होकर हमारे लिए क्या सोने के अंडे देने के समान बने, ठीक है। और यदि ऐसा हमने उसको कर लिया, अगर उसके लिए हमने अपने देश को प्रिपेयर कर लिया, तैयार कर लिया, और उसके आधार पर हमने नीतियां योजनाएं बनाकर उस पर चले, तो निश्चित ही हमारा देश, अब कंक्लूजन जा रहा हूँ, ना केवल 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा बल्कि विश्व की महान शक्ति भी बनेगा, विश्व गुरु भी बनेगा। खत्म? आ गया ना समझ में? चलिए